तो चलिए इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को पूरी तरह से समझने की और मास्टर करने की तैयारी करते हैं। देखिए, ये सिर्फ नोट्स नहीं हैं, ये वो पूरा रिवीजन है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और हाँ, इस स्टिकी नोट को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसमें लिखा है, प्रीलिम्स से पहले इसे 3 बार रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आज हम जो भी कवर करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज इस पूरे रिवीजन को हम एक कहानी की तरह 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी की नींव रखेंगे, इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। फिर हम थोड़ा समय में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि हमारे संविधान का आधार क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आएंगे, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य क्या हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, मतलब इसमें बदलाव कैसे होते हैं और इसका संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। अक्सर हम इन 3 शब्दों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, राजव्यवस्था, राजनीति विज्ञान और संविधान। इनमें आखिर फर्क क्या है? इसको ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक रेसिपी बुक है। देश को कैसे चलाना है इसकी पूरी रेसिपी इसी किताब में लिखी हुई है। सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी उसकी सीमाएं क्या होंगी। अब राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, ये एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम दुनिया भर की अलग अलग रेसिपी बुक्स और शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। और अंत में है राजव्यवस्था यानी पॉलिटी। ये है उस रेसिपी को असल में बनाना, मतलब जो नियम उस किताब यानी संविधान में लिखे हैं उन नियमों से देश को असल में चलाना, द एक्चुअल आर्ट ऑफ कुकिंग। अब यहां बाईं तरफ देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका सीधा साधा मतलब है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब सरकार की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं है, उन पर संविधान का अंकुश है, एक लिमिट है। इस पर खास ध्यान दीजिए, ये एक डायरेक्ट PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सरकार के अंगों की। किसी भी सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए इसे एक स्कूल के उदाहरण से समझते हैं, यह हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए, विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल के सारे नियम बनाती हैं। अब कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को लागू करती हैं, वो हैं स्कूल के टीचर्स, जो प्रिंसिपल के बनाए नियमों को क्लास में लागू करते हैं। और न्यायपालिका यानी जुडिशरी जो न्याय करती है, वो है स्कूल की डिसिप्लिनरी कमेटी, जो ये देखती है कि नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो सजा देती है। इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है ताकि कोई एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। अब नीचे देखिए, 2 और जरूरी शब्द हैं, गणतंत्र यानी रिपब्लिक और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। गणतंत्र का मतलब है देश का जो सर्वोच्च पद है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वो हमेशा चुनावा होगा। वो पद वंश के आधार पर नहीं मिलेगा। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, जैसे USA और भारत। वहीं लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि सर्वोच्च पद वंशानुगत हो, जैसे UK में आज भी राजा या रानी होते हैं, जबकि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनी जाती है। चलिए अब शासन की अलग अलग प्रणालियों को समझते हैं, एकात्मक, फेडरेशन और यूनियन। एकात्मक यानी यूनिटरी में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सारी शक्तियां एक जगह यानी केंद्र में होती हैं। केंद्र बहुत शक्तिशाली होता है। अब फेडरेशन को देखिए, यहां पर संघ राज्यों के बीच एक समझौते या एग्रीमेंट का नतीजा होता है, और यहां राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी हो सकता है, जैसा USA में था। अब आते हैं भारत पर, जो इन दोनों से अलग है। भारत एक यूनियन है। यहां हमारा संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य इसका एक अभिन्न अंग है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत के लिए ये लाइन कही जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब है केंद्र राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, नाम बदल सकता है, राज्यों को तोड़ सकता है, लेकिन कोई भी राज्य भारत के संघ को तोड़कर अलग नहीं हो सकता। संघ हमेशा रहेगा। अब हम अपने संविधान की जड़ों को समझने के लिए इतिहास में चलते हैं। हम दूसरी हिस्से पर आ गए हैं, ऐतिहासिक आधार। इसकी शुरुआत होती है कंपनी रूल से, 1773 से 1853 तक।
इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण शुरू हुआ और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कंपनी के कामों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखेगा। यहीं से द्वैध शासन यानी एक तरह के दोहरे नियंत्रण की डायरकी की शुरुआत हुई। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट, जिससे भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार मोनोपोली लगभग खत्म कर दिया गया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। और पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। और अंत में इस दौर का 1833 का चार्टर एक्ट, जिससे बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये पद पाने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1857 की क्रांति के बाद भारत में शासन का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में चली गई। ये है क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कंपनी रूल खत्म हुआ और गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में पहली बार धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया, यानी मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रांतों में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन शुरू किया गया। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण एक्ट 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस पर स्टार लगा है, इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हमारे आज के संविधान का ब्लूप्रिंट है। हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे यहीं से लिया गया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर है। तो हमारा संविधान बनाया किसने? वो बनाया संविधान सभा ने, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। चलिए इस फैक्ट बॉक्स के जरूरी पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। इसका गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य थे। अब ये तारीख बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो एक तरह से हमारे संविधान का विजन था और यही बाद में हमारी प्रस्तावना का आधार बना। और एक नाम जो हमेशा याद रखना है वो है संवैधानिक सलाहकार श्री BN राव, जिन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। अब देखते हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत ही होती है इन शक्तिशाली शब्दों से, वी द पीपल, हम भारत के लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संविधान की असली शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, कोई राजा या कोई बाहरी ताकत नहीं। अब इस माइंड मैप को देखिए, ये कैसे फ्लो कर रहा है। भारत एक संप्रभु सॉवरन देश है, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, अंदरूनी भी और बाहरी भी। ये एक समाजवादी, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष सेक्युलर देश है। इन दोनों शब्दों को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारत एक लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक गणराज्य है, रिपब्लिक है, यानी यहाँ जनता का शासन है और देश का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, वंशानुगत नहीं। और बाईं ओर ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। चलिए अब संविधान की संरचना को समझते हैं। इसमें कई भाग, पार्ट्स और अनुसूचियां हैं। बाईं ओर कुछ सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स को देखें। पार्ट I संघ और उसके राज्यों के बारे में बताता है। पार्ट 3 ये सबसे जरूरी है, इसमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, हमारा सुरक्षा कवच। पार्ट 4 में DPSP यानी सरकार के लिए निर्देश हैं और पार्ट 4A में हमारे मूल कर्तव्य। अब दाईं ओर शेड्यूल्स को देखें। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से जुड़ी है, जिसे पहले ही संशोधन से जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची दल बदल को रोकने वाले कानून से संबंधित है। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। पार्ट 1
संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। आर्टिकल 2 और 3 संसद को ये शक्ति देते हैं कि वो नए राज्य बना सकती है या किसी भी राज्य के नाम या सीमा में बदलाव कर सकती है। और आर्टिकल 4 बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि ऐसा कोई भी बदलाव आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये काम संसद साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकती है। अब पार्ट 2 नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमने यूएसए से लिए हैं और ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर इनका हनन होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार हमें स्टेट एक्शन यानी सरकार की मनमानी से बचाते हैं, जैसा कि इस छाते वाले चित्र में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब समान हैं। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव जैसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर को रोकता है। आर्टिकल 17 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। और आर्टिकल 18 राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत करता है। समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की अद्भुत स्वतंत्रताएं देता है। इस माइंड मैप को देखिए। हमें बोलने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है और देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी है। अब इस बॉक्स में देखिए, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक की है। इसमें सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल हैं। और आर्टिकल 21A जिसे 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। चलिए स्वतंत्रता के अधिकार से आगे बढ़ते हैं। अब हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। इनका मकसद हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों जैसे फैक्ट्री या खदान में लगाने से रोकता है। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। ये हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और अंत में है अल्पसंख्यक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30, जो हमारे देश के अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देते हैं। अब आता है वो अधिकार जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। सोचिए, यह खुद में एक मूल अधिकार है जो बाकी सभी मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट या रिट्स जारी कर सकता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये अवैध हिरासत के खिलाफ है। दूसरा, परमादेश, मैंडामस। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा हो तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देती है। तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को तब जारी करती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। चौथा, उत्प्रेषण, सर्श्योरारी। जब उच्च न्यायालय निचली अदालत के किसी फैसले को रद्द कर केस को अपने पास मंगाता है। और पांचवा, अधिकार पृच्छा, को वारंटो। ये तब पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से काम कर रहा हो। मूल अधिकारों के बाद आते हैं भाग 4 में नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। अब ये मूल अधिकारों से बिल्कुल अलग हैं। याद है, मूल अधिकार जस्टिशिएबल थे, मतलब उन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन DPSP गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं, एक तरह की टू डू लिस्ट कि देश के लिए नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना है।
इस पॉलिसी ट्री को देखिए। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। समाजवादी, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। गांधीवादी, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, ये आर्टिकल 40 बहुत जरूरी है। और उदार बौद्धिक, जैसे सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी, और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। अब आते हैं भाग IV A पर, जिसमें है हमारे मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 A। ये कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब इस इन्फो बॉक्स पर ध्यान दीजिए। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से प्रेरित हैं। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे। बाद में 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और अब हमारे विश्लेषण का चौथा और अंतिम भाग, हमारा संविधान बदलता कैसे है। यह है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368 में दी गई है और दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। यह बिल केवल संसद में ही पेश हो सकता है। संशोधन के 3 रास्ते हैं। पाथ 1, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। ये सबसे आसान है। जितने लोग उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से एक ज्यादा। ये आर्टिकल 368 के बाहर है, जैसे नए राज्यों का निर्माण। पाथ 2, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। ये मुश्किल है। इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। इसका उपयोग मूल अधिकारों और डीपीएसपी जैसे जरूरी हिस्सों में संशोधन के लिए होता है। पाथ 3, ये सबसे कठिन प्रक्रिया है। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। इसका उपयोग संघीय ढांचे से जुड़े मामलों जैसे राष्ट्रपति चुनाव या जीएसटी के लिए होता है। तो क्या संसद आर्टिकल 368 का उपयोग करके संविधान में कुछ भी बदल सकती है? क्या वो हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप को ही बदल सकती है? इसका जवाब हमें मिला मूल ढांचा सिद्धांत में, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये सिद्धांत आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस से। तारीख याद रखिए, 24 अप्रैल 1973। इसमें 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अब ये मूल ढांचा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण। ये सब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं, जिन्हें संसद भी नहीं छू सकती। चलिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। पहले संशोधन 1951 से भूमि सुधारों को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आता है 42वां संशोधन 1976। ये इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान के बहुत से हिस्सों को बदल दिया था। इसी से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और मूल कर्तव्य भी शामिल हुए। इसके ठीक उलट 44वां संशोधन 1978 आया, जिसने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदला और सबसे जरूरी, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। और 61वां संशोधन 1989, जिसने देश के युवाओं को बड़ी शक्ति दी और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब देखते हैं कुछ हाल के संशोधन, और इन पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट PYQs हैं। 73वां और 74वां संशोधन 1992, जिनसे हमारे देश में पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, लोकल गवर्नेंस। 101वां संशोधन 2016, जिससे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था GST लागू हुई। 103वां संशोधन 2019, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। और सबसे हालिया और महत्वपूर्ण 106वां संशोधन 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। तो हमने पूरा सिलेबस तेजी से कवर कर लिया है, पर अब सबसे जरूरी बात, टॉपर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी। ये वो तरीका है जिससे आप इस सब कुछ को याद रख पाएंगे। पहला, पॉलिटी सिर्फ आर्टिकल्स रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स को आर्टिकल्स से जोड़ने का खेल है। खासकर FR, DPSP और बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। दूसरा, शेड्यूल्स और हाल के अमेंडमेंट्स को तो बिल्कुल रट लो, ये सीधे सीधे मार्क्स हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मॉक टेस्ट्स लगाओ, और जो गलतियां हों उन्हें इसी नोटबुक में लाल पेन से लिखो, ताकि वो गलती दोबारा कभी ना हो। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वास रखिए, आप ये कर सकते हैं।
और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। मूल ढांचे के इतने सारे तत्वों में से आपको क्या लगता है, आज के समय में भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सोचिएगा जरूर।